आज मुझे बरसों पुरानी एक पत्र मिल गई जिसको पढ़ते हुए मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक पा रहा था। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे अशोक, तुम आज जिस परिस्थिति से घर वापस जा रहे हो मुझे पता है। मैं मना नहीं करूँगी, जाकर अपनी माँ का इलाज करना और वापस जल्दी से आना। मैं तेरा इंतज़ार करूँगी। अगर हाँ तुम वापस आकर फिर भी चले गए तो भी मैं तुम्हारा इंतज़ार मौत आने तक करूँगी। अगर नहीं आए तो जहर पीकर मौत को ही गले लगा लूँगी। तुम्हारी बसंती। काश मैं उस वक्त जा पाता। शायद अब तो वो इस संसार में नहीं है, अगर है भी तो कहाँ, किस हाल में होगी। बात कुछ पुरानी है मगर आज भी हमें ताजी सी लगती है, मानो कल ही की बात हो। बात उस समय की है जब हम गांव से शहर की ओर पहली बार शहर को देखने के लिए निकले थे। दिल में हर्षोल्लास तो था मगर दिल में एक दर्द भी था। पहली बार घर से बाहर कहीं दूर जा रहा था। अपने माँ बाप से बिछड़ने का दर्द था दिल में। दोस्तों के साथ दिल में दर्द छिपाए रखकर शहर की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली शहर के चारों तरफ चकाचौंध, ऊंची इमारतें, लोगों की भीड़ भड़ाका, गाड़ियों की आवाज़ें, खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत चेहरे, इन सभी खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ़ उठा रहा था। कुछ दिन मैं अपने दोस्तों के यहाँ रहने लगा। फिर मुझे महसूस हुआ कि बिना काम के और दाम के महंगी शहर में रहना कितना मुश्किल होता है। फिर मैंने तय किया कि मैं भी दिल्ली शहर में कुछ काम करके पैसा कमाऊं और शहर को जी भर के देख लूं। फिर मैं एक सेठ के यहाँ घर का काम करने लगा। सेठ के घर में खाना बनाने वाली एक लड़की भी थी जो मुझे उस वक्त मालूम पड़ा जिस वक्त मैं वहाँ रहने गया था। पहली रात शर्म हया से खाना ठीक से नहीं खा पाया। रात को सोया मगर पूरी रात भूख की वजह से सो नहीं पाया। सुबह जल्दी उठकर पाकशाला की ओर निकला ताकि कुछ खाने को मिल जाए। सुबह के 4 बजे थे। जैसे मैं पाकशाला पहुंचा मैं एकदम से चौंक गया। मुझे वही लड़की देखी जिसकी वजह से पिछले रात को बिन खाए सोया था। माफ़ करना, सोया नहीं, जागा था। लड़की ने पूछा, क्या बात है, इतनी सुबह यहाँ क्यों? मैंने दिल में पत्थर रखकर झूठ बोल दिया कि मैं रास्ता भूल गया था, मुझे बाथरूम लगी थी। लड़की ने कह दिया, बाथरूम तो तुम्हारे कमरे में ही है, शायद तुमको पता नहीं। मैं चुपचाप खड़ा लड़की को इस तरह से देखा मानो मैं पकड़ा गया हूँ। फिर लड़की ने मुस्कुराते हुए धीमे लफ्ज़ों में कहा, भूख लगी है क्या? रात को तुमने कम खाना खाया था। मैं बिना कुछ कहे उल्टे पाँव वापस यह सोचते हुए आया कि कैसी लड़की है ये, कौन कितना खाना खाता है, पूरा हिसाब रखती है। रोज़ मैं शर्म हया से कम खाना खाता और कोई मेरे कमरे में कुछ खाने की चीज़ें रख जाता। मैं सोचता कि क्या हो रहा है, कोई मेरा ख्याल क्यों रखता? मैं तो यहाँ नया हूँ, कोई मुझे अच्छी तरह से जानता तक नहीं। फिर मैंने मन बना लिया कि मुझे देखना चाहिए कौन है वह जो मुझे खाने की चीज़ें चुपके से रख जाता है। एक दिन उसको मैंने पकड़ लिया जिसने रोज़ रात को मेरे कमरे में खाने की चीज़ें रख जाता था। वह वही लड़की थी जो मुझे रोज़ खाना परोस दिया करती थी। फिर मैंने उसको पूछा, ऐसा क्या हुआ कि रोज़ तुम मुझे खाने का सामान मेरे कमरे में रख चली आती हो? फिर लड़की ने कहा कि जब वो इस घर में काम करने आई थी तब उसका भी हाल वही हुआ था जो मेरा आज हो रहा है। रोज़ रात को अपने घर के बारे में और अपने माँ के बारे में सोचती और रो लेती, किस तरह से उसकी माँ उसको खाना खिलाया करती थी। बस इसी वजह से शर्म हया से मैं कम खाना खाता और वो खाने की चीज़ें मेरे कमरे में रख जाती ताकि मैं रात को आराम से सो जाऊं और अपनी माँ को याद करके आंसू ना बहाऊं। बात सुनकर अचंभचकित हुआ, बुरा भी लगा। कुछ देर बाद फिर अच्छा भी लगने लगा। इतना दूर शहर में कोई तो निकला जो मेरा ख्याल रखता हो। फिर धीरे धीरे मैं उसको चाहने लगा। दिल में प्यार की लहर बहने लगी। घर से कईयों दूर अजनबी शहर अब अपना सा लगने लगा। दिल की बात उसको बताना था मगर बता नहीं पा रहा था। उसको देखकर ही दिन की शुरुआत होती थी, बिना देखे उसको दिन मानो कटता ही नहीं था। इसी तरह दिन बीतने लगे थे।
भरोसा हमें भी था कि वो भी मुझे चाहती है, मगर दोनों इस बात से अनजान थे। दिन बीतने लगे, मैं दिल्ली शहर में रम गया। कुछ महीने बाद सेठ का बड़ा लड़का हरीश के शादी के लिए रिश्ता आया। रिश्ता पक्की हुई, शादी जोरदार तरीके से आयोजन करने लगे। शादी के मौके पर घर पर काम करने वाले लोग ज़्यादा हो गए। मैं और उस लड़की को इतना काम नहीं करना पड़ता था क्योंकि नए लोग जो थे घर में काम करने को। इसी बीच हम दोनों दिन में ज़्यादातर एक साथ रहते थे। वो मीठी मीठी बातें करती, मैं मुस्कुराता हुआ उसकी बातें सुनता। कभी अपने बारे में तो कभी अपने घर गांव के बारे में बातें करती। मैं मन मन में सपने बुनने लगा, दिन में सपने देखने लगा। कब दिन बीत गया, कब रात बीत गई, पता ही नहीं चला। शादी समाप्त हुआ, लोग चले गए, हमारी दोस्ती पक्की सी हो गई। कुछ दिन बाद मुझे घर से समाचार मिला कि मेरी माँ बीमार है, घर वापस जाना पड़ेगा। मैं उसको छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर माँ का सवाल था। उसने भी मुझे मजबूर किया कि मैं माँ को देखने घर चला जाऊं। मरता क्या ना करता। दिल में दर्द लिए मैं घर की ओर प्रस्थान किया। पूरे रास्ते में मुझे वही लड़की के भीगे हुए दो बड़े आंखें नजर आ रहे थे। दिल कह रहा था उसको छोड़कर मत जा। घर पहुंचा, माँ का उपचार किया। मैं तो वापस दिल्ली जाना चाहता था, मगर मेरी माँ ने जाने नहीं दिया। मुझे लगने लगा था मैं बेवफा सनम निकला। उसको मिलने जाना चाहिए था, इस तरह से धोखा नहीं दे सकता था। एक तरफ माँ का ख्याल था तो दूसरी तरफ अपना सच्चा प्यार था। उसकी नज़र मेरी राह में दिन रात देख रहे होंगे। उसका दिल कह रहा होगा एक धोखेबाज से प्यार किया। काश उससे ना मिली होती, काश उसको दिल ना दी होती। शायद ही उसकी आंखों से दर्द के आंसू बह रहे होंगे। दिल कह रहा होगा मैं तेरा इंतजार में हूँ, वापस आ जाओ। आज मुझे लगा शायद ही मैं उस वक्त वापस जा पाता। काश कि मैं अपनी माँ से बात कर पाता। काश मुझे यह पत्र उसी वक्त मिलता और पढ़ लिया होता। मुझे लग तो रहा था कि बसंती ने कुछ तो रख लिया था मेरे बैग में। काश मैं जान पाता। फिर मैं सोचता हूँ क्या हुआ था कि उस वक्त मुझे यह पत्र नहीं मिल पाया। आज क्यों इतना बरसों बाद मिला। शायद ही मेरे नसीब में वो नहीं थी, इसलिए पत्र मुझे उस वक्त नहीं मिला जिस वक्त इसकी ज़रूरत थी। फिर आज क्यों और कैसे मिल गई। शायद ही मेरा प्यार सच्चा नहीं था। शायद ही मैं उसको रूह से नहीं बल्कि मैं उसकी शरीर से प्यार करता था, एक शारीरिक प्यार था। अब तो भगवान के हाथों में है सब कुछ। उसको ही पता है कि बसंती है कहाँ। जहाँ भी है शायद खुश है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि उसको हर गम से दूर रखे और खुशी भर भर के दे। मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ जितना कि उस वक्त चाहता था। बसंती, तुम जहाँ रहो खुश रहो।